नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अमूमन हम चर्चाएं करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की चर्चाएं करते हैं, 370-35 की चर्चाएं करते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हमेशा ही जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़े बड़े प्रयोग होते रहे। अगर जम्मू कश्मीर की स्थितियों की बात करें तो वो कुछ हट करके है। अगर हम अपनी विंड पाइप, जिसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, जम्मू श्रीनगर, उसकी बात करें, हल्की सी बारिश होती है तो ये जो हाईवे बंद हो जाता है। पिछले 2 दिनों से बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, हाईवे का क्या हाल है हम सब जानते हैं। मुझे वो कमेंट याद आता है, एक बार पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि जब दिक्कतें कश्मीर में होती हैं, दरबार जो है जम्मू में होता है, जम्मू में जब दिक्कतें होती हैं, गर्मियों में पावर क्राइसिस होता है तो दरबार श्रीनगर में होता है। लेकिन आज जब भी बर्फबारी या बारिश होती है तो हमारा नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो उसमें दिक्कतें ये रहती हैं कि नेशनल हाईवे में जो लोग फंस जाते हैं, स्टैंडिंग व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, उनकी दिक्कतों के निवारण के लिए कोई ऐसी व्यवस्था प्रशासन के पास नहीं रहती है। प्रशासन हाथ खड़े कर देता है क्योंकि बारिश, बर्फबारी किसी के हाथ में नहीं होती है, प्राकृतिक है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब हम पहाड़ों के पेट काटेंगे, पहाड़ों प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, वो प्रकृति कभी ना कभी गुस्सा जरूर दिखाती है। और आए दिन देखते हैं हम, लैंडस्लाइडिंग होती है जिसके कारण रास्ता बंद हो जाता है। मुद्दा गंभीर है, चर्चा करेंगे। अजय भारती जी हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। शौकत साहब, आपका भी स्वागत है। आप पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू। जमात कोई भी हो, ये इशू एक कॉमन इशू है और मुझे लगता है कि आप बानिहाल से रहते हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एफर्ट्स किए जाने चाहिए वो मुझे लगता है कहीं नदारद हैं, गायब है। एक्चुअली ये एक हकीकत है कि बर्निंग इशू है, आज इसी पे डिस्कस होनी चाहिए। और मैं रहता भी वहाँ हूँ जिसको गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। हकीकत यह है कि आप सर खुद भी जानते हैं कि जब आजकल इस सरमा के मौसम में जब मुसाफिर, दरमांदा मुसाफिर रात को फंसते हैं, या तो वो गाड़ियों में रहते हैं, अगर गाड़ियों में रहेंगे भी तो हाईवे नेशनल पे जो काम चल रहा है, जो कंट्रैक्टर्स है, उन्होंने ऐसे ऐसे पहाड़ खोद दिए हैं, वो दरख्त काट दिए हैं कि भाई लैंडस्लाइड तो होनी होनी है, उनकी ज़िंदगी जो है रिस्क पर है। गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रामबन में कहीं पर भी कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जहां रात ये बेचारा, ये दरमांदा मुसाफिर जो है रात गुजार सकते हैं। रही बात, अगर आप हाईवे नेशनल की बात करें, पहले इन्होंने एक ऐसी सर्वे की, तबाही मचाई खोद खोद कर, बाद में उनको एहसास हुआ कि नहीं, अब हमें टनल्स की ज़रूरत है। अरबों रुपया उन्होंने ज़ाया कर दिया है उस रोड पर, और जो लैंडस्लाइड्स आज होती है ये उसी की वजह से होती है। उसके बाद सर अगर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की, डिस्ट्रिक्ट रामबन में हिली एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है वो बानीहाल है, वो मेरा नील का इलाका है, वो पोगल परिस्तान है, सुमड़ हारोग है, या गूल और शंगलदान है। सबसे ज़्यादा बर्फबारी वहाँ पे हो रही है। जहाँ पे मैं इस वक्त रह रहा हूँ नील टॉप पे 2 से 2.5 फुट बर्फ़ है। कल ही एक हमारी, चाहे वो मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखती थी, जम्मू में वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। जब हमने उसकी डेड बॉडी यहाँ से भेजी तो मकड़कोट से हमने डीसी साहब को, लोगों ने शोर मचाया कि भाई हमें जेसीपी दे दो, हम इस रोड को साफ़ करेंगे और डेड बॉडी लेंगे। लेकिन जवाब निदारद। फिर 8 किलोमीटर लोग पहाड़ से उतरे पैदल और उस डेड बॉडी को मकड़कोट में हाईवे नेशनल पे उठाया अपने कंधे पर और दफनाया 8 किलोमीटर दूर। अब मुझे ये बताए, डिस्ट्रिक्ट रामबन में एक भी सुनो कटर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर जीसीपी की बात करें, वो हम अगर यहाँ तो हमें वो प्राइवेट तौर पर उसको हायर करना पड़ता है तो ले जाते हैं, लेकिन वो भी कभी कभार वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं। इस वक्त चिनाब वैली का हमारा अपना जो डॉक्टर जितेंद्र साहब वहाँ के एमपी है, बेशक उसने काम उधमपुर में किए होंगे, कठुआ में किए होंगे, चिनाब वैली के उस एरिया में किए होंगे, लेकिन बटोत से लेके बानीहाल तक उसने इस चीज़ को इग्नोर किया है। क्या वो अपनी फंड्स में वहाँ पे नहीं दे सकता था हमें सुनो कटर एक? रही और बात सर, इसी सरकार में, बीजेपी की सरकार जब थी तब भाली भगत जी हेल्थ मिनिस्टर थे और उसने एक काम किया था, उसने इलाकाई नीर के अंदर हमें एक एम्बुलेंस दी थी। जब ये कोविड का सिस्टम शुरू हुआ 2 साल के बाद उस एम्बुलेंस को वहाँ से हटा दिया गया है। आज अगर मेरी बहन, मेरी माँ दर्द ज़ाह का शिकार होती है, उसको हम कांधे से उठाकर भनाल में लेते हैं, भनाल में इलाज अवेलेबल नहीं होता है, कश्मीर में लेते हैं और वो रास्ते में दम तोड़ देती है और लोग हाथ मलते गए और कहते गए ऐसी जमहूरियत का, ऐसी हुकूमत का, ऐसी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा मेरी आपसे, आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को आपसे भी बड़ी उम्मीद है। सरकार से जब लोग नाउम्मीद हो जाते
जाते हैं तो आप चैनल की तरफ, मीडिया की तरफ दौड़ते हैं कि यह हमारी उस आवाज़ को यहाँ पे बुलंद करेंगे। यहाँ हमारे पास में हमारे भाई भी बैठे हैं जो इस बीजेपी से हैं। मुझे यकीन है एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप थोड़ा सा ऊपर से दबाव डालेंगे हमारे भाई, दूसरा आपका मीडिया ये आवाज़ तब तक देता रहेगा जब तक ना हमें वहाँ स्नो कटर मिलेगा, जब तक ना हमें वहाँ एम्बुलेंस मिलेगी। रही एक बात। दूसरी बात यह है कि आज का सबसे ज़्यादा क्राइसिस जो है पावर की क्राइसिस है। वहाँ के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लाइट होती नहीं, डिपार्टमेंट का कोई खता नहीं। वहाँ का जेई इस वक्त भी बर्फ में बेचारा दौड़ रहा है उस बिजली को ठीक करने के लिए। उनके पास लेबर, वो जो कैजुअल्स होते हैं जो बेचारे नीड बेस पे लगाए गए, वो रिटायर भी हो गए, आज तक तनख्वाह नहीं मिली। वो लोग अपने घरों को जलाकर हम चरांगा करते हैं दिल्ली की सल्तनत को, और दिल्ली में बैठने वाले लोग हमारी बेबसी का मजाक उठाते हैं। अजय जी से जानना चाहेंगे। अजय जी, देखिए ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के आए। 2014 के बाद ये बर्फबारी हो रही है और हल्की बारिश से जो हाईवे बंद हो जाते हैं, ये रूटीन बन गया है। जब चीज़ें रूटीन बन जाती हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा होती है ना, आप बेस कैंप बनाते हो ना जी, आगे पीछे सारी जगह बेस कैंप बनाते हो, क्या आपको नहीं लगता है कि जब हाईवे बंद हो जाता है बर्फबारी के कारण, आपको जो लोग फंसे हुए होते हैं, सरकार को चाहिए कि उनके लिए सुविधाओं के लिए कोई केंद्र बनाए। सबको पता है कि कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, ये पहले से ही पता रहता है कहाँ पर बंद होता है। तो मुझे लगता है रामबन हो, बनिहाल हो, जो चनैनी हो, रामसू हो, यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जो लोग फंसे हुए हैं, उनमें कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, कुछ बीमार भी हो सकते हैं। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल गुलिस्तान को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने एक अच्छा एक विषय को लेकर आज की चर्चा रखी है। बहुत ही सेंसिटिव है और लोगों से जुड़ा हुआ, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ इशू है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है, एक कंप्रेहेंसिवली हमको उसको देखना चाहिए। राजनीति के एक नैरो दायरे में, एक सिकुड़ी हुए दायरे में उसको नहीं देखना चाहिए। इसमें 3 प्रकार के लोग जो सीधे सीधे इफेक्ट होते हैं, हम इसको मानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। एक जो कश्मीर घाटी में है, जो हाईवे पर सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा जो ये हाईवे पर रहने वाले लोग हैं। और तीसरा ये जो ट्रांजिट पॉपुलेशन होती है, जो जम्मू से निकलती है या श्रीनगर से निकलती है, रास्ते में फंस जाती है। पहले तो हमको ये एक अप्रिशिएट करना चाहिए, आज के ज़माने में जो पहले 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते वाला जो रोड ब्लॉकेज का हुआ है, आज टेक्नोलॉजी की मदद से और सरकार की एफर्ट्स की वजह से वो पीरियड काफ़ी रिड्यूस हुआ है। अब बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 दिन या तीसरे दिन रास्ता खुल जाता है। ये एक एस्पेक्ट। दूसरी एस्पेक्ट, इस रोड को इम्प्रूव करने के लिए अभी आपने नवंबर में जब मरकज़ के वजीर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी आए थे, तो उन्होंने डोडा में एक घोषणा कर दी कि दिसंबर 2023 में ये 4 लेन वाला बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने डेडलाइन जिक्र की और हम नितिन गडकरी जी को जानते हैं कि उनकी डेडलाइन समय से पहले पूरी होती है। ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट है कि ये हम मानते हैं कि और समझते हैं कि ये जो जम्मू और कश्मीर का हाईवे, ये जो हाईवे है, अब 2 टनल्स बनने के साथ एक तो आसान हुआ ही यह सफ़र, जर्नी का जो लेंथ भी है कम से कम 50 किलोमीटर कम होकर रह गया है। और उसके नाते जो ये कंपनी है जिनको ये बनाना, उसके साथ सुविधाएं भी उसके साथ देनी होती है, वो एक एस्पेक्ट है। एक छोटा हिस्सा है रामबन से लेकर रामसू का, जिसमें बहुत ही इरोजन प्रोन एरिया है। और हमको सचमुच में ये सिर्फ भारत का विषय या जम्मू कश्मीर का विषय नहीं है, सारी दुनिया में नेचर एनवायरनमेंट को बचाते हुए डेवलपमेंट को कैसे बैलेंस करना है, इसको अभी हम पूरी ढंग से तय नहीं कर पाए हैं। इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रास्ते भी चाहिए, रास्ते कंफर्टेबल भी चाहिए। लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि अभी क्या होता था, पहले हमारे पास कश्मीर जाने के लिए केवल एक हाईवे होता है। अब सरकार की एफर्ट्स की वजह से 3 हाईवेज अभी है, जो और थोड़े दिनों के लिए, आप तो ये समझ लीजिए 6 महीने लद्दाख वाला हाईवे बंद रहता था, आज दिसंबर में, जनवरी में वो चालू हो रहा है। ऐसा हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी भी है और सरकार की कोशिश भी रहती है। हाँ, ये एक बात है कि वो जो सुविधाएं अभी इस पीरियड में जो चाहिए,
उसके लिए जो कुछ बन रही है या बनाई गई है उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ कहीं कमी रहती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनको आइडेंटिफाई करके उसको बहुत ही इमरजेंसी बेसिस पर उसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मैं लोगों से भी एक हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं, आज हमारे पास मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी इतनी सटीक होती है, 3-3 दिन पहले। मैं आपको रोकूंगा जी। कोई भी अपनी खुशी से ना, जब उसको पता है कि मैट डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी आई है, मजबूरी के कारण ही लोग जाते हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मजबूरी में ही जाते हैं, लेकिन ऐसी मजबूरी में भी हमको कितना हम केयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास अब जैसे हम कोविड की बात करते हैं, जब अगर हम केयर नहीं करते हैं तो लॉकडाउन लगेगा, तो मजबूरी में भी कितनी प्रायोरिटाइज हमको करना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। और उसमें भी हाँ, जहाँ मजबूरी है उसमें लोगों के लिए कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हम भी इस हाईवे पर चलते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है और इंप्रूवमेंट और होने की गुंजाइश भी है, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत तेजी के साथ, हालांकि उसको अब मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, माननीय अटल बिहारी जी के समय पर जब ये गोल्डन क्वाड्रेंटल बनने की बात आई थी, उसके बाद यूपीए के 10 साल में उसको फंड्स के लिए तरसाया गया था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आई, तब से आप देखेंगे कि इस रोड कंस्ट्रक्शन में तेजी आई है, तब फंड्स अवेलेबल कराए गए और फंड्स को अरेंज किया गया। जो बीच में 10 साल का वक्फा जाया किया गया है, उसके लिए भी अपोजिशन पार्टीज को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें यह राजनीति नहीं करनी चाहिए। शौकत साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज बीजेपी के लोग बड़ी पीठ थपथपाते हैं कि हमने दरबार मूव को रोका, सालाना इतने पैसे हमने बचाए, लेकिन सदाकत तो ये है ना, जब सर्दियां होती हैं, क्राइसिस कश्मीर में होता है, गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, गर्मियां होती हैं, बिजली का पावर क्राइसिस यहाँ पे होता है और सरकार वहाँ होती है, उसमें तो किसी तरह का सुधार नहीं आया ना। देखिए, आपने अभी एक बात कही कि ये सिस्टम जो चला आ रहा है, जब ये नेशनल हाईवे की हम बात करते हैं इस मौसम में, सर्दियों में, आपने खुद कहा कि ये रिट्यून कांग्रेस से चला आ रहा है, बीजेपी से चला रहा है। मैं ये पहले अपने आप से ये सवाल पूछूं कि वो कौन सी सरकार आएगी जो इस रिट्यून को ख़त्म करेगी? कोई नहीं कोई सरकार तो होनी चाहिए ना। अभी तो लास्ट पर चलो मान लेते हैं कांग्रेस तो थी 50-60 साल से, 40 साल से, बीजेपी को हो गए 10-12 साल, अब इसको भी हो गए, लेकिन 12 साल का टाइम कोई कम नहीं होता है। ये एक डेंजर जोन है, बानेहाल टू रामबन जो है एक डेंजर जोन है, और मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस डेंजर जोन में एक इमरजेंसी हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। रात ही एक हमारा मुसाफिर बेचारा जब उस गाड़ी में सफ़र कर रहा था, उस उधर ऊपर से पत्थर आया, शीशा टूट गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ये रामबन से जब निकला था, परसों की बात कह रहा हूँ मैं। हमें यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये मैसेज जो है ये लोगों की तरफ से है, आपको एक जिम्मेवारी है, हमारे भाई भी यहाँ पर है, इसको भी ये मैं कह रहा हूँ कि एक इमरजेंसी हॉस्पिटल अंडर द हेडशिप ऑफ आर्मी अगर हो, जिस तरह दूसरी जगहों पे होता है, तो जो भी कोई इंसिडेंट होगा तो वक्त पर हम उसको वहाँ पे बचा सकते हैं। रही बात जनाब पावर क्राइसिस की, मैं आपको एक बात बताऊँ, 2 दिन से मैं अपने इलाके के लोगों को फुकाल कर रहा हूँ, काल नहीं हो रही है। आज कहीं उन्होंने सोलर सिस्टम पे वो चार्ज करके दे दिया है। मैंने जई साहब से बात की, डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं, जई साहब तब से ही लगा है, मुझे ये बताए जो नीड बेस पर लगाए गए हैं, यकीन मानना कुछ आदमी रिटायर हो गए हैं उसी 200 की तरह। ये ना ये सब सियासी चीजें हैं, जो नीड बेस डेली वेजर लगाए गए हैं, ये अपने वर्कर्स लगाए गए हैं। आपको वहीं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्राइसिस कब खत्म होंगी? आप तो ट्रांसफार्मर भी दे रहे हैं, आप तो पोल्स भी दे रहे हैं, आप तो तार भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी निगाहबानी करने के लिए उन लोगों के साथ आप कौन सा सलूक कर रहे हैं? हम तो अपने लोकेलिटी में हम लोगों को फ़ोन करके उनको इंसानियत के नाम पर वो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं, बच्चे उनके फाका मर रहे हैं। हम जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट में वो काम कर रहे हैं, लोग तनख्वाहें जेई एक्सीएन कॉमन लोग 10-10 रुपये जमा करके उन लेबर्स को दे रहे हैं, इसको काम कर रहे हैं। ये क्राइसिस ख़त्म कैसी होंगी जनाब? यहाँ पे आप 7th कमीशन मत ले आओ,
ये 8th ये जो आप तनख्वाहें बना रहे हैं, इनको 8th पे कमीशन 7th पे कमीशन बंद करो इनको। जो जी रहा है वो काफ़ी जी रहा है उस तनख्वाह में, लेकिन जो BDD के हैं, PHE के मुलाजिम हैं, उन बेचारों को आप कर दो परमानेंट। आप देखिए क्राइसिस कहाँ तक ख़त्म हो जाएंगी, काफ़ी हद तक ये क्राइसिस ख़त्म हो सकती है। लिहाजा आज हमारा यही एक मकसद है कि इस क्राइसिस को सर ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक विजन भी होना चाहिए, एक नज़रिया भी होना चाहिए। लोग जो नज़रिया देते हैं उस पर तो वो चलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। लिहाजा ये सबका साथ सबका विकास मान लेते हैं हम। जम्मू कश्मीर में मोदी साहब का एक नारा था, लेकिन मैं चिनाब वैली में ये दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा। हालांकि अजय जी आप क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास, इनका कहना है चिनाब वैली में नहीं दिखा, लेकिन हाईवे पर मुझे दिक्कतें साफ नजर आ रही हैं। आज भी हम जो न्यूज़पेपर खोलते हैं तो कितनी सारे हम देखते हैं कि गाड़ियां फंसी हुई हैं। PDP और शौकत साहब की पार्टी अपनी राजनीति करने से कभी बाज आएगी ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं है, हमें कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है। दो एस्पेक्ट्स है इसमें। अभी यूनाइटेड स्टेट्स जैसा एडवांस्ड कंट्री में भी जब स्नोफॉल की क्राइसिस होती है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर पड़ती है। एक नागहानी एक नेचुरल डिजास्टर है, ये एक प्रॉब्लम है, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो पीरियड ऑफ सफरिंग है उसको रिड्यूस किया गया और उसको और कम किया जा सकता है। जहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 साल में, अभी ये कह रहे शौकत साहब कह रहे थे कि 10-12 साल हो गए, अभी सिर्फ 7 साल हो गए। 7 साल में जो हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया, खासकर पिछले 2 वर्षों में 2019 के बाद, वो अनपैरेलल्ड है। आज आप छोटी सी बात ले लीजिए सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट्स की, आज हम 60,000 लीटर पर मिनट जनरेट करने वाली इस स्थिति में आ गए। एम्बुलेंसेज को कहाँ तक लेकर गए हम, डायलिसिस मशीनें कहाँ कहाँ पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को किस लेवल पर लेकर गए। मैं 100% मानता हूँ। बीजेपी वालों के पास तर्क बड़े ज्यादा थे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप सिर्फ, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि नहीं, आप सिंपली बता दीजिए कि हमें सब पता है कि रामबन से बनिहाल तक बड़ा क्राइसिस रहता है। वहाँ पे इन दिनों जो सवारियाँ फंस जाती हैं, यहाँ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, उनके लिए हॉस्पिटल कोई श्राइन बनी है? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि बानीहाल में भी और रामबन में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है। नाम के ये तो अब आप देखिए, मैं बीच में मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिए, अब हम जब हम बोलते हैं, हमने आपकी बात को नहीं काटा, बीच में मुझे पूरा करने देंगे तो अच्छा नहीं। आप देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बिल्कुल यहाँ पर पिछले दिनों में नेग्लेक्ट हुआ था, लेकिन हमारे समय में, रिपीट कर रहा हूँ, खासकर 2 साल में इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। आप समझ लीजिए, पूरे स्टेट की हम बात करें, अभी हाईवे से अगर हम निकल कर जाते हैं, 2 एम्स बनाना, 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, आप एम्स के साथ साथ आप देख लीजिए कि कितने ही नर्सिंग कॉलेजेस, क्योंकि साथ मेडिकल कॉलेजेस, ये सारा इसको इंप्रूवमेंट कर, इसमें टाइम लगने वाला है। इसलिए लोगों के साथ उनकी बिल्कुल हमारी उनके साथ हमदर्दी भी है और उस तकलीफ को हम समझते हैं, क्योंकि हम भी इसी समाज में से आए हुए हैं। उस तकलीफ को समझते हुए, लेकिन उस इंप्रूवमेंट जो हो रहा है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उस इंप्रूवमेंट की रेट जो हो रही है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ, पिछले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में ये खूब हो रहा है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि सामने दिखाई देता है। ये मेरा सिर्फ नहीं। शौकत साहब, क्या आपको लगता है ये बातें करने में बड़े माहिर रहते हैं ना? कहते हैं कि हमें दुख तकलीफ सबकी इनको पता है, लेकिन इसका निवारण नहीं हो पा रहा है। सच को कबूल करना चाहिए, लेकिन तब ना जब वो कबूल करने के काबिल हो। मैं खुद बनिहाल का रहने वाला हूँ। मेरी बहन जब दर्द इज़ाह का शिकार होती है, बनिहाल हॉस्पिटल उसको रेफ़र करता है या श्रीनगर, रामबन लाए तो जम्मू करता है। जम्मू में एम्स की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों का ये मतलब दावा कर रहे हैं। यकीन मानिए, जिस तरह कोविड आजकल र्यूमर से है कि भाई ज़बरदस्ती फैलने वाला है, अगर इसी तरह ये फैला जिस तरह पहले फैला था, पहले दरियाए गंगा ने हिंदुस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की गवाही दी थी जब वो लाशें बहने लगी, अब दरियाए चिनाब देगा।
अब दरियाई चिनाब अनकरीब देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई है कि कोविड में जब लोग मरेंगे कब्रिस्तानों में लोग इनको दफनाएंगे, फिर दरियाई चिनाब में उनको उसी तरह फेंकना पड़ेगा जिस तरह बहती गंगा में लाशें बह रही थी। इतना मायूस क्यों हो जाते हैं आप? जनाब आहिस्ता आहिस्ता देखिए ना, मौका तो दीजिए इनको। चिनाब वैली की बात कर रहा हूं मैं भाई को, चाहे देखिए इसने कहा ये पीडीपी की बात, मैं इस वक्त बेशक पीडीपी के साथ हूं। पीडीपी ने भी अगर कभी सरकार यहां बनाई है वो चिनाब वैली की उन 8 सीटों पर बनाई है। अगर चिनाब वैली की 8 सीटें नहीं होंगी तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनना किसी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। वेदर बीजेपी अगर इस वक्त फख्र से कह रही है, लेकिन वो तब कह रही है क्योंकि चिनाब वैली से इनको भी सीटें मिली है, तब जाके सरकार बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर कभी दावा किया है तो वो भी चिनाब वैली से हमारे लीडर यहां बने। लेकिन अफसोस यह है कि चिनाब वैली सबसे रिचेस्ट सोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, सर दरिया हमारा, पानी हमारा, यहां से बाहर बिजली जाती है, शहर उनके चरांगा हो जाते हैं और चरांगा में बैठने वाले हमारी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। हमारे ऊपर से लाइट निकल जाती है लेकिन हमारा घर जो है वी आर लिविंग इन अ डीप स्लम्बर ऑफ डार्कनेस। ये तो अनफॉर्चुनेट है। हमें तो इसको, आज हमारा विषय वो था हाईवे पर। सर हाईवे का यही है, मेरा यही है कि मेरे भाई ने बात की हाईवे में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, ये कल निकल जाए यहाँ से, ये कल जब यहाँ से निकलेंगे ना, ये मुझे आप कहाँ हो, मैं इसका इंतजाम शायद कहीं अपने घर में कर लूंगा जब रात को फंस जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम नहीं किया। कहाँ रखेंगे इनको? इनके पास इस किस्म के डाक बंगले भी नहीं है जहां उनको रखा जाएगा। अगर एक वहां पे एक शौकत साहब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, ये मानते हो आपकी? नहीं, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई। ये कह रहा हूं कि नो, मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। सर किस चीज में हुई है अब मुझे बताएं। सर 4वे की बात इन्होंने की। जब इंडियन कंपनी आ रही है, बड़ी कंपनी कोई काम लेने आती है, वो आगे सबलेट करती है, सबलेट बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स को करती है। मुझे बताया आपको 4 दिन से वहाँ वो जो 4वे में काम कर रहे हैं लड़के, 4 दिन से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनको 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। कहाँ जाएंगे? कंपनी ने सबलेट किया है। अब जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स है, मुझे बताया अगर कोई कंपनी काम लेती है उनको प्रोहिबिटेड करो भाई, कंट्रैक्टर्स को ये सबलेट मत करो। कंपनी को जब काम जाएगा तो मुझे लगता है कि स्पीड ऑफ वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा चलेगी। लिहाजा जो जब ये कंट्रैक्टर्स को देते हैं वहाँ पार्टनर बनते हैं। वहाँ जो आदमी आजकल बीजेपी से है, आप देखिए सबसे ज़्यादा बीजेपी के कंट्रैक्टर्स उस 4वे में काम कर रहे हैं। हम भी करना चाहते हैं, हमें बजने नहीं देते। हम कहां जाएं? हमें करने के अलावा अजय जी आप बताइए। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जवाबदेही नहीं है, आपने एक बड़ी कंपनी को दिया कि जिसके सारे नियम कायदे जो फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने आगे सबलेट कर दिया। नहीं, पहले तो मैं इनकी जो इल्ज़ामात को इसी बात से आप करेंगे, ये मानने को तैयार नहीं है कि हाईवे पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप श्रीनगर से लेकर काजीगुंड तक 45 मिनट में आ जाते हैं, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप 15 मिनट में काजीगुंड से लेकर बानीहाल पहुंच जाते हैं, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप जम्मू से उधमपुर 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। खैर, ये इनका नज़रिया है और इनको इसी तरह से सियासत करने की जो आदत है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं पूरी बात कर दीजिए कि इसको ये नजर आता है कि मैं यहाँ से बात पूरी बात करने दीजिए हमारी। ये नजर नहीं आता कि जम्मू से वहां पहुंचने में मुझे 5 दिन लगते हैं। नहीं, मतलब ये पहले मौसमी सरमा में, सर्दियों के मौसम में क्या हालत है, उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ है? जो रोड क्लोजर की जो टेन्योर था वो कम हुआ कि नहीं हुआ है? आज मुझे बताइए पिछले 3 साल में 7 दिन तक कब रोड बंद हुआ? कोई एक उदाहरण दे दीजिए। इसलिए जो रोड के साथ वाले में हर जगह आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते, आपको कुछ एरियाज में ही बनाने पड़ेंगे। और जो फ्यूचर रोड है उसको ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा कि जब हाईवे 4 दिसंबर 2023 में जब 4 लेन हाईवे तैयार होकर जाएगा, उस वक्त वो हॉस्पिटल सस्टेनेबल कहां पर होंगे? और एम्बुलेंसेज की बात आपने करी, लगभग 170 के लगभग एम्बुलेंसेज, जिसमें से 50-60 के लगभग तो जो लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज इक्विपमेंट से युक्त ऐसी एम्बुलेंसेज पिछले 2 में पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए शौकत साहब, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर चलेगा नहीं। हमको पूरा मैं यही हमने इसी सरकार ने हमको एम्बुलेंस दी थी, भगत जी ने हमें एम्बुलेंस दी थी। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि उसके बाद भी अब क्या होता है कि किसी सिरे से आप शुरू कर दीजिए। आप देख लीजिए कि -30 डिग्री टेम्परेचर में जोजिला में अभी भी काम चल रहा है। इस हाईवे पर भी काम कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन जिस दिन बारिश लगातार होती रहेगी, जब लगातार बर्फबारी होती रहेगी, उस वक्त काम कैसे
कैसे हो सकता है, ये मुझे बताइए, कोई उसका कोई तरीका शौकत साहब से है सर। उसका तरीका ये है, ये इस वक्त लैंडस्लाइड नहीं, जो इस वक्त लैंडस्लाइडिंग चल रही है, ये चल क्यों रही है मुझे ये बताइए ना। अभी तो इन्होंने अंडरग्राउंड टनलें बानेहाल से रामन तक 7 खोली है, 7 बनानी है। इनको इससे पहले सर्वे में वो नजर नहीं आ रहा था कि हमने टनलें बनानी है। इन्होंने तो वो पहाड़ खोद खोद कर तबाही मचा दी है ना बाहर से। अंदर से इस वक्त टनलें चल रही है, पहले सर्वे इनको बाहर से थी, बाद में बीच में उनको अचानक लगा कि भाई शायद ये कामयाब नहीं होगा, अंडरग्राउंड उन्होंने टनलें बनाई हैं, वो ठीक है। लेकिन जो पहले तबाही मचाई है वो तो इन्हीं लोगों ने मचाई है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पर है। वाई दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर दिस। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम रिपोर्ट देना, उनको बताएं कि भाई बताओ कितना पैसा आपने ज़ाया किया है जो पहले आपने वहां पे खोद कर तबाही की है, तो अरबों रुपया होगा वहां पर। मैं ये कह रहा हूं कि जो 4वे और हाईवे का रोड इस वक्त बन रहा है, 4वे का रोड जो बन रहा है, टनल्स जो बन रही है, जो कंपनीज है वहां पर, वो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो काम ले लेते हैं लेकिन आगे सबलेट कर देते हैं। मुझे बताइए, जम्मू का ठेकेदार वहाँ पे आके काम कर रहा है, उसने आगे सबलेट मेरे बनहाल के ठेकेदार को दिया है, वो क्या काम करेगा वहाँ पर जनाब? कंपनी अगर होती, रोजगार भी लोगों को मिलता, अच्छी तरह रोजगार भी मिलता, दुआएं भी सरकार को देते कि भाई 4-5 साल हमने काम किया है 4वे में, वहाँ पे वही बेचारा कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से तनख्वाह वही 7,000 दे रहा है। आप हमें ये बताइए, वाकई ये सीरियस इशू नहीं है कि आप मापदंड देखते हो, कंपनी का स्टेटस देखते हो, उसके बाद उसको काम देते हो, उसको ऑथोराइज कैसे कर देते हो कि आप सबलेट कर दे, फिर सबलेट कर दे, वो लेबर की सैलरी दे ना दे, उसको कौन देखेगा? इसमें 2 चीजें, पहले अभी शौकत साहब ने डीपीआर की बात करी, यहाँ पर एक्स चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जो क्लेम करते हैं हर दिन, ये प्रोजेक्ट्स तो हमने शुरू कर दिए थे, आप उसी को कंप्लीट करें। तो मतलब डीपीआर इन्हीं के समय में बना था, ये इनको मानना चाहिए कि तभी कोई डिफॉल्ट रहा था। हमारे सरकार ने आते हुए उस कमी को देख लिया, उसको नजरअंदाज नहीं किया, उसको करेक्ट किया। एक दूसरी बात, अब जब कोई कॉन्ट्रैक्टर, शौकत साहब जैसे लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है, समाज के ये जागरूक लोग हैं कि अगर कहीं वायलेशन हुआ है लॉ का, अगर किसी भी नियम का कोई तोड़ा गया है, उसको सरकार के ध्यान में लाकर ताकि उसको करेक्ट किया जाए। लेकिन उसको सिर्फ मीडिया का पॉइंट बनाकर, एक राजनीति का पॉइंट बनाकर उसको ऐसे करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उसको ब्लैक लिस्ट करने में कितनी देर लगती है? ये सरकार कोई ऐसे खाने वाली ना खिलाने वाली सरकार है, ये ट्रांसपेरेंटी के साथ काम करने वाली सरकार है। कहीं पर भी कोई कमी नजर आएगी उसको फिक्स करने वाली सरकार है। तो इसमें इसलिए आपका फर्ज बनता है कि ऐसी दिक्कतों को, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फ्रंट पर नहीं, उसको टेक्निकली प्रूव करके हाँ जी यहाँ पर ये कमी रही है, उसको सरकार के सामने, तो हम भी निश्चित रूप से उस वक्त साथ करेंगे, क्योंकि गलत कोई करता है उसको कैसे अलो किया जा सकता है। तो इसलिए जो काम हो रहा है उसमें अगर कोई नियम का कोई पालन नहीं करता है, उसको डेफिनेटली अथॉरिटीज को एड्रेस करना चाहिए। अगर हमारे ध्यान में भी आएगा, हम भी कंसर्न अथॉरिटीज उस इशू को निश्चित रूप से ले लेंगे। लेकिन इस वक्त जब हम हाईवे में समर की, इसकी विंटर की बात करते हैं, विंटर्स हमेशा हार्श रहे हैं, अब पीरियड कम हुआ है। दूसरा, इस सरकार ने इसको, आपने एक चीज कही थी कि दरबार मुंह के कारण, आप दोनों जगह विंटर में भी और समर में भी ऑफिस चलते हैं, सेक्रेटरीट दोनों जगह चलते हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार। उसको क्राइसिस 70 साल के उस मलबे को हटाने में टाइम लग रहा है जी। 70 सवाल कब तक? देखिए सर, देखो ये कह रहे हैं कि 70 साल इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन। हमेशा हम सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे होते हैं एक आम नागरिक की, और आप तो एक अच्छे नेता हैं, एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपको भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। एग्जैक्टली बनना चाहिए। देखिए, इसने एक बात की, मोदी जी का एक बड़ा अच्छा नारा था और मुझे लगता है वो उस पर अमल पैरा है। जो सच है सच है, न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। लेकिन वो मोदी जी ने सिर्फ खुद के लिए नहीं कहा था, वो हिंदुस्तान के हर लीडर को उसने मैसेज दिया था कि भाई आपको इसी नक्श कदम पर चलना चाहिए। मोदी जी की ज़ात पर वो तो हमें पता है कि भाई वो खाता नहीं है, लेकिन मुझे बताएं उनकी टीमें जो यहाँ पर है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर है, उनकी तो जिम्मेवारी बनती है ना कि वो उसके उस नक्श कदम पर चलें। अगर जम्मू कश्मीर में इसी हाईवे की बात करें, हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब है, कितनी बार आया वो हाईवे नेशनल को जो चेक करने के लिए? डिड ही एवर विजिट देयर? नेवर, कभी नहीं आया। इनके ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे लोग हैं, जिस तरह इसने बड़े, मैं इसकी बात पर सहमत हूँ और मैं सेकंड करता हूँ, इसने कहा कि भाई शौकत साहब को चाहे वहाँ जाना और बताना। मैं ये चाहता हूँ कि हम 1000 बार भी गए, मगर वो नकार खाने में तोते की आवाज़ कौन सुनता है सर? कोई नहीं। आप भी जिस दिन मेरे साथ आएंगे, पता लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का, मौजूदा हुकूमत सरकार का एक आदमी शोकर डैंग के साथ है, तो मसले हल हो जाएंगे।
मुझे पूरा यकीन है। तो इसलिए उस पर सर सीरियस होने की ज़रूरत है। इस वक्त लोग बड़े सफ़र हो रहे हैं, अभी बिजली पानी का मसला लोगों को है, इस वक्त जो बर्फ़ में फंसे हुए हैं, जो जैसे मैंने एम्बुलेंस की बात की, एम्बुलेंस होनी चाहे दूर दराज, 40,000 की आबादी है और एम्बुलेंस दूर दूर तक नहीं है सर, जाएं तो कहाँ जाएं। समय का जी बस एक मिनट में एक मिनट। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जैसे एक्टिव सांसद हमने सारे देश में बहुत गिने चुने देखे हैं। इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है, उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने कितना पाला है ये हम नहीं रिकॉर्ड कहे जाता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि डिलिमिटेशन में इसको छोटा करना चाहिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इतना बड़ा क्यों रखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं मामला संगीन है, आरोप प्रत्यारोप से सिलसिले नहीं चलेंगे, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने अपने लेवल पर यह प्रयास करना चाहिए कि ये कब तक चलता रहेगा। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।